स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। काफ़ी महीनों के अंतराल के बाद पुनः MPS 001 की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अब जो कि पूरे सिलेबस के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे और आने वाले सालों में हमारे संस्थान द्वारा UGC नेट की तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और स्वाति मैम एक नई फैकल्टी मेम्बर हैं जो सेकेंड ईयर के लेक्चर ले रही हैं। आशा करते हैं आप मैम का भी पूरा सपोर्ट करेंगे। चूँकि सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, इस कारण शिक्षक की एक आवश्यकता थी, तो मैम को लाया गया। आज प्रारंभ करते हैं पुनः MPS 00 के बचे हुए चैप्टर्स को। जो नए विद्यार्थी हमारे लोग के साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि फर्स्ट ईयर के कई सारे चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं और अगर आप वो ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं और दिए गए वेबसाइट से आप इग्नू की पॉलिटिकल साइंस की बुक खरीद सकते हैं। आप शॉर्ट नोट और असाइनमेंट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पा सकते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। चैप्टर 17 मार्क्सवाद फर्स्ट, मार्क्स लेनिन माओ। तो आइए आज हम लोग मार्क्स के बारे में समझते हैं। जो मार्क्सवादी विचारधारा थे इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मार्क्स ने दो स्थान के आधार पर भौतिकतावाद की व्याख्या की है, जिनमें पहला स्थान जो है वो पदार्थ को दिया है और जो दूसरा स्थान वह विचार, भाव और मन मस्तिष्क को दिया है। तो मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर यांत्रिक तरीके से कार्य करता है, इसलिए इस कार्य में उसे किसी आनंद की अनुभूति नहीं होती। यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें मजदूर मजबूरन कार्य करता है और जब साम्यवादी समाज में व्यक्ति एक स्वतंत्र सृजन पात्र के रूप में प्राप्त करेगा तब उसके अंतर्गत जो कार्य करना होगा उससे निरस्त नहीं होगा। यानी कि कार्य को करने में उसको मजबूरन या पीड़ा नहीं होगी। तो इस चीज़ को मार्क्सवाद ने साम्यवादी समाज के अंतर्गत समझाया है। मार्क्स ने राज्य के जन्म के कारण वर्ग संघर्ष को माना है। जो मार्क्स हैं उन्होंने जो राज्य का जन्म है, किसका, राज्य का, उन्होंने बताया कि राज्य का जन्म वर्ग के संघर्ष के बीच या वर्ग संघर्ष के बीच हुआ है। अर्थात इस वर्ग संघर्ष ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया है। पहला है पूंजीवादी वर्ग और दूसरा है श्रमिक वर्ग। आइए इसके अंतर्गत आगे समझते हैं। वर्ग के संघर्ष में राज्य का जन्म हुआ है। तो जैसा कि अभी हमने समझा, वर्गों के संघर्ष होने के कारण राज्य का जन्म हुआ है। राज्य जो है, राज्य शोषण का प्रतीक नहीं है, एकता का प्रतीक है। जो राज्य है, राज्य शोषण का प्रतीक ना होकर राज्य किसका प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक होता है। एक समाज में सर्वहारा वर्ग रहेगा तब शोषण की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि समाज का गठन ऐसा किया जाए कि उसमें केवल एक ही वर्ग हो। यानी कि पूंजीवादी वर्ग को यहाँ पर उखाड़ फेंकने की बात की गई है कि अगर पूंजीवादी वर्ग नहीं होगा, केवल एक वर्ग होगा, वो कौन सा, सर्वहारा वर्ग होगा, तो यहाँ पर शोषण की गुंजाइश नहीं होगी। अरे मार्क्स के अनुसार समाज में सर्वहारा वर्ग रहेगा तो शोषण की गुंजाइश नहीं होगी। इसका जो कार्य क्षेत्र है बहुत व्यापक है। यानी कि एक तरह का समाज गठन करने में इसका जो कार्य करना होगा ये बहुत ही व्यापक होगा। वैज्ञानिक तरीका, इसको एक वैज्ञानिक तरीका माना गया है समाज में खामियों को दूर करने का। इसी वजह से इसको हम वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। आइए मार्क्सवाद के इतिहास भौतिक व्याख्या को देखते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि इतिहास की भौतिक व्याख्या क्या है, इसको आप डिफाइन करिए। तो आइए इसको समझते हैं कि परिवर्तन ईश्वर इच्छा से होता है, ना कि महापुरुष से। अर्थात मार्क्स का क्या विचार था कि जो परिवर्तन होता है किसी राज्य में वो ईश्वर के इच्छा से होता है, महापुरुषों के अनुसार या महापुरुषों द्वारा नहीं होता है। उसके अनुसार आर्थिक उत्पादनों के साधन ही इतिहास के घटनाक्रम तथा लोगों के मध्य सामाजिक संबंधों में पूरा करते हैं। इसको हम लोगों ने MPS 4 के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ा है, बहुत अच्छे से व्याख्या की है। तो आप
उसको ज़रूर देखें, वहाँ से आपको इससे बेहतर आपको समझ में आएगा कि कैसे उत्पादन के आधार पर सामाजिक संबंधों का बंटवारा होता है। फिर आइए आगे समझते हैं कि यहाँ पर इसके अनुसार जो आर्थिक तत्व हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आर्थिक दशाएं ही सामाजिक दशाओं को निर्धारण करती हैं, यानी कि जो आर्थिक उत्पादन होता है यह इतिहास के घटनाक्रम तथा लोगों के मध्य सामाजिक संबंधों में पूरा करता है, यानी कि जो सामाजिक संबंध होते हैं वो आर्थिक उत्पादन पे डिपेंड करते हैं। आइए अब आगे समझते हैं लेनिन का विचार। लेनिन ने साम्यवादी दल के निर्माण पर बल दिया है, किसके लिए? क्रांति को सफल बनाने के लिए। उन्होंने मार्क्स के सिद्धांत में संशोधन भी किया है। आइए समझते हैं इनको ध्यान से। इन्होंने साम्यवादी दल का निर्माण पर बल देके एक क्रांतिकारी मोड़ दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि औद्योगिक मजदूरों को का एक दल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो औद्योगिक मजदूर होते हैं इनका ही एक बहुत ही आवश्यकता होती है और इनका एक अलग वर्ग होना चाहिए, क्योंकि यह वर्ग अपने शोषण के प्रति सचेत नहीं है। ये क्या है? अपने शोषण के प्रति सचेत नहीं है, इस कारण इनका एक अलग दल का निर्माण होना चाहिए। मजदूरों में इन्होंने क्रांति की भावना का विकास किया, संघर्ष हेतु इन्होंने तैयार किया। अर्थात जो दल है ना सिर्फ क्रांति के लिए प्रोत्साहन देता है, बल्कि ये जो मजदूर हैं इनको कार्य करने के लिए प्रशिक्षण भी देता है। इस दल का मुख्य कार्य मजदूरों में क्रांति की भावना जागृत करना तथा उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करना था। मजदूर वर्ग में यह भावना जागृत करनी होगी कि उन्होंने पूंजीवादी से मुक्त होना है और शासन सत्ता छीननी है। अर्थात यहाँ पर ये भावना औद्योगिक मजदूरों में विकसित करना चाहते हैं या विकास कर रहे हैं कि इनको जो शासन सत्ता है पूंजीवादी वर्ग से छीननी है। इस कारण इनको अपने दल का निर्माण करना चाहिए और अपने अधिकार के प्रति इन्हें सचेत रहना चाहिए। इसके लिए जो साम्यवादी दल को इन्होंने प्रोत्साहन दिया और कार्य प्रशिक्षण भी दिया। इनके अंतर्गत जो औद्योगिक मजदूर रहते थे वो आज्ञा का पालन करते थे और दल के सदस्यों का यह कर्तव्य होता था कि इनके आज्ञा का पालन करें। अनुशासन और एकता यहाँ पर इस दल में बरकरार रखना यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व था। साम्राज्यवादी सिद्धांत, इसको पूंजीवादी उच्चतम व्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है। किसको? साम्राज्यवादी सिद्धांत को पूंजीवादी उच्चतम व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादियों ने साम्राज्यवाद का लाभ उठाया, यानी जो पूंजीवादी हैं इन्होंने जो साम्राज्यवाद है इसका असीम लाभ उठाया है और श्रमिकों को कष्ट और शोषण भरी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा है। इसको हम आने वाले चैप्टर 20 में समाजवाद के अंतर्गत बेहतर से समझेंगे। अभी आइए आगे समझते हैं। उत्पादन केंद्रीकरण होता गया, यानी जो उत्पादन कार्य है इस पर एक विशेष वर्ग का केंद्रीकरण या एक विशेष वर्ग के हाथों में ही रह गया और जो पूंजी है उसका एक का अधिकार होता चला गया। पूंजीवाद ने विश्व में फूट डाला है, प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित किया है और इसी का नतीजा है कि इससे एक देश उन्नति होती चली जाती है और दूसरे देश को आर्थिक मंदी से जूझना पड़ता है। साम्राज्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो किसके देना था? लेनिन के द्वारा दिया गया था। अगला है माओ। माओ ने चीन में वर्ग व्यवस्था के आधार पर कई सिद्धांतों को बताया है। मार्क्स के विचारों को माओ ने और विस्तृत किया है। इन्होंने मार्क्स की भावनाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। ये मार्क्स के विपरीत क्रांति को सफल बनाने में श्रमिक को नहीं अपितु कृषक वर्ग को अधिक प्रधानता दी है। उन्होंने कहा है कृषकों का अलग ही दल का गठन करना चाहिए और कृषक वर्ग को अधिक उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। इनके दल के अभाव में क्रांति जो है वो पॉसिबल नहीं है। बड़े जमींदार के खिलाफ सारे कृषक वर्ग को एक साथ खड़ा होना चाहिए और कृषक वर्ग को पाव खड़ा करने की इन्होंने सलाह दी है। इन्होंने सेम बातें बोली हैं जैसे कि मार्क्स ने कहा है, परंतु
श्रमिक वर्ग की जगह इन्होंने कृषक वर्ग को ज़्यादा प्रधानता दी है। इन्होंने भी कहा है कि पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकना चाहिए, पूंजीवाद से कृषक वर्ग को और लड़ना चाहिए और अपने अधिकार के लिए अपनी बातों को रखना चाहिए और क्रांति करना चाहिए, जिससे कृषक वर्ग का शोषण ना हो पाए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे लुकाक्स, ग्राम्शी और फ्रैंकफर्ट स्कूल। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।